हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम प्रवीण कुमार पांडे है और मैं अभी करंटली टेक महिंद्रा में जॉब कर रहा हूँ। आई एम वर्किंग प्रोफेशनल और मैं यहाँ पे एक वीडियो की सीरीज़ शुरू करने जा रहा हूँ जो कि स्पेशली फॉर यूट्यूब के लिए है। कई लोग मुझे सजेशन देते हैं कि आप अपना यूट्यूब चैनल चालू करो, अपने वीडियोज़ डालो। तो अब आप सोच रहे होंगे कि वीडियोज़ किस चीज़ के। तो एक्चुअली मैं आपको अपने बैकग्राउंड के बारे में बताना चाहूँगा। मैं इस वीडियो में आपको अपना बैकग्राउंड ही बताऊँगा और हो सकेगा तो मैं 1-2 शायरी सुना दूँगा। फिर नेक्स्ट वीडियोज़ से जो भी वीडियोज़ आएँगे उसमें सिर्फ़ शायरी, शायरी, गज़ल या वो सब होगा। तो जैसा मैंने बताया, मेरा नाम प्रवीण कुमार पांडे है। मैंने मैं सतना का रहने वाला हूँ। मेरा बर्थ बाराबंकी, लखनऊ, उत्तर प्रदेश में हुआ था। पर मैं कभी अपने बर्थ प्लेस पे ज़्यादा दिनों तक रहा नहीं। तो सतना सिटी इज़ आई कंसीडर माई सतना सिटी एज़ माई बर्थ प्लेस ओनली, क्योंकि मेरा स्कूलिंग, ग्रेजुएशन और सब कुछ यहीं से हुआ है। पोस्ट ग्रेजुएशन हालाँकि मेरा दूसरे स्टेट, दूसरे सिटी से हुआ है। जॉब मैं दूसरे सिटी, दूसरे स्टेट में करता हूँ। पर अभी भी मेरे फ़ादर यहीं जॉब करते हैं सतना सिटी के एक सीमेंट प्लांट में ही। और अभी भी कुछ मतलब 7-8 साल उनके जॉब को बाकी हैं। तो मैंने 7th स्टैंडर्ड तक कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाई की, इंग्लिश मीडियम में। फिर 8th क्लास मैंने चाणक्य पब्लिक स्कूल से किया था। 9th-10th मैंने भारतीय विद्या भवन प्रिज्म स्कूल से किया था, जो कि एक सीबीएसई बोर्ड स्कूल है। नैबेड एग्रीगेटेड स्कूल है। नैबेड एग्रीगेटेड स्कूल मतलब नेशनल एग्रीडेशन बोर्ड ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। एक तरीके से समझ लीजिए 5 स्टार रेटिंग वाला स्कूल। मतलब एमपी में सेकंड स्कूल है जिसे नैबेड एग्रेडेशन मिला हुआ है। और अपने पूरे इंडिया में 17th या 16th ऐसा स्कूल है जिसे नैबेड एग्रेडेशन मिला हुआ है। तो 10th मैंने प्रिज्म भवन से किया, भारतीय विद्या भवन प्रिज्म स्कूल से। 12th मैंने सेंट माइकल से किया है, जो कि यहीं सतना में ही है, सीबीएसई बोर्ड है। मैंने ग्रेजुएशन बीकॉम ऑनर्स अपना एपीएस यूनिवर्सिटी रीवा से किया है। सतना रीवा एकदम क्लोज ही है, नेबरिंग सिटीज़ हैं। और उसके बाद फिर मैंने अपना एमबीए और एमबीए के साथ में ही जॉब मैंने हैदराबाद में रह के किया। मैंने अपना एमबीए उस्मानिया यूनिवर्सिटी से किया है और एमबीए के साथ में मेरे जॉब भी चल रहे थे। मैंने जैसा बताया, मैंने एपीएस यूनिवर्सिटी रीवा से ग्रेजुएशन किया और तब मैं सतना ही में था। सतना, उसके बाद 2018 में मैं हैदराबाद चला गया और घर में सबसे बड़ा होने की वजह से सबसे बड़ा बेटा होने की वजह से काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी मेरे ऊपर। तो मेरा शुरू से मोटिव ये था कि ग्रेजुएशन के तुरंत बाद कोई ना कोई जॉब पकड़ लो, जो भी फर्स्ट जॉब मिले। तो हैदराबाद, जैसा कि आप जानते हैं कि आईटी सेक्टर में उसने काफ़ी डेवलपमेंट किया हुआ है। बैंगलोर के बाद सेकंड नंबर आईटी सेक्टर में हैदराबाद का ही आता है। तो मैं फिर ग्रेजुएशन करने के बाद हैदराबाद चला गया और फिर वहाँ पे मतलब मैं जाते ही मैंने 1-2 जगह पे इंटरव्यूज़ दिए थे और शुरुआती इंटरव्यूज़ कुछ ख़ास नहीं गए। फिर मैंने इन्फो रिसर्च नाम की एक कंपनी में अपना इंटरव्यू दिया और वॉक इन इंटरव्यू में ऐसा होता है कि कितने भी लोग आ सकते हैं इंटरव्यू देने के लिए। अगर जो 30 वैकेंसीज़ हैं तो आप उसका 10 गुना कर लो, तो 300 से ज़्यादा लोग आ सकते हैं उसको, मतलब उस वैकेंसीज़ को फिल करने के लिए, इंटरव्यू देने के लिए, सेलेक्ट होने के लिए। तो मैं फर्स्ट जॉब मैंने इन्फो रिसर्च में किया था और इन्फो रिसर्च पे मैंने किया था स्क्रिप्ट डेजिग्नेशन की पोजीशन पर। मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाता हूँ, मैं कुछ चीज़ मिस कर गया हूँ। एक्चुअली जब मैं एपीएस यूनिवर्सिटी रीवा में था, तो बीकॉम ऑनर्स के जब फाइनल ईयर में था, तो मेरी ये फर्स्ट बुक पब्लिश हुई थी जिसका नाम है काव्यांजलि। एक्चुअली फ्रंट कैमरा से दिखा रहा हूँ इसलिए थोड़ा बुक का नाम आपको टिल्टेड फॉर्म में आ रहा होगा, मिरर के फॉर्म में आ रहा होगा। तो ये मेरी फर्स्ट बुक काव्यांजलि पब्लिश हुई थी मेरे ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में।
फिर मैं हैदराबाद गया, मुझे जॉब मिल गई थी, मैं जैसे बताया है इन्फो रिसर्च नाम की कंपनी में स्क्रिप्ट एसोसिएट की डेजिग्नेशन पर। और साथ में मैंने ओस्मानिया यूनिवर्सिटी में हैदराबाद में एमबीए का एडमिशन भी ले लिया था। मैंने 1 साल जॉब किया इन्फो रिसर्च नाम की कंपनी में, ऑलमोस्ट 1 साल काम किया स्क्रिप्ट एसोसिएट के डेजिग्नेशन पर। उसके बाद मैंने वहाँ से रिज़ाइन कर दिया। उसके बाद उसके बाद टेक महिंद्रा में वॉक इन इंटरव्यू निकला और कंटेंट मॉडरेटर की पोस्ट के लिए। तो मैंने वहाँ पे वॉक इन इंटरव्यू दिया, मैं सेलेक्ट हो गया। आई वाज द यंगेस्ट पर्सन हु गॉट सिलेक्टेड इन दैट प्रोसेस। तो और फिर उसके बाद मैंने 1 साल वहाँ पे जॉब किया। अभी भी मैं करंटली वहीं पे जॉब कर रहा हूँ, पर 1 साल जॉब करने के बाद फिर मेरा एमबीए भी कंप्लीट हो गया। अभी लास्ट ईयर ही कंप्लीट हुआ है 2020 दिसंबर में। हालांकि कंप्लीट तो जून जुलाई में हो जाना चाहिए था, पर आपको जैसे कि मालूम है कि कोविड पेंडेमिक ने अच्छा खासा तरखाट मचा रखा था। सेकेंड वेव बहुत ही हाई लेवल पे थी, तो उसकी वजह से चीज़ें पोस्टपोन हुई। दिसंबर 2020 में मेरा एमबीए कंप्लीट हुआ फर्स्ट डिवीज़न से। और जिस दिन मेरा एमबीए का रिज़ल्ट फाइनल रिज़ल्ट आया तो मैं बहुत खुश हुआ था। खुश इसलिए भी हुआ था कि मतलब सतना को छोड़ के हैदराबाद जाना एक नया कल्चर है, और हैदराबाद तेलंगाना स्टेट के अंदर में आता है। तो वहाँ पे नया लैंग्वेज, नया कल्चर, नई तरीके से अपने चीज़ों को सेटअप करना। तो मैं खुश इसलिए था क्योंकि मतलब जॉब के साथ एक तो मैंने एमबीए कंप्लीट किया था और फर्स्ट डिवीज़न आ गया था। मतलब कैसे भी आई वाज एबल टू मैनेज टू गेट फर्स्ट डिवीज़न। और फिर उसके बाद इसी साल अभी भी मैं टेक महिंद्रा में जॉब कर रहा हूँ, एमबीए तो कंप्लीट हो ही चुका है। और इसी साल अभी कुछ दिन पहले मेरी ये सेकंड बुक पब्लिश हुई है, जिसका नाम है लफ्ज़नामा। अगर जो आप यहाँ पे पढ़ पा रहे हो तो लाइट की वजह से थोड़ा सा, हाँ, ये बुक का नाम लफ्ज़नामा है, काव्यांजलि 2.0। और ये काव्यांजलि कलेक्शन 1 का ही कंटिन्यूइंग सीरीज़ है। तो ये अभी तो वर्क फ्रॉम होम की वजह से हम लैपटॉप उठा के कहीं से भी ऑनलाइन काम कर सकते हैं। कोविड जब से आया है, जब से लॉकडाउन लगे थे, तब से ही हमारा वर्क फ्रॉम होम चल रहा है। कोविड पेंडेमिक में, कोरोना पेंडेमिक ने बहुत सारी प्रॉब्लम्स लेके आई, पर जो हम आईटी सेक्टर में जो पीपल काम करते हैं, जो सर्विस सेक्टर में पीपल काम करते हैं, उनके लिए ना कहीं थोड़ा बहुत फ़ायदा भी लेके आया कि आप फ्रीली कहीं से भी काम कर सकते हो। आपको शिफ्ट की कोई बाउंडेशन नहीं है, आपको टाइमिंग की कोई बाउंडेशन नहीं है। आप फ्री माइंड से किसी भी प्लेस में जाके आप काम कर सकते हो। तो ये मेरे बैकग्राउंड के बारे में था। और अब मैं आपको कुछ गज़ल-वज़ल सुना देता हूँ। एक्चुअली मेरी जब ये सेकंड बुक अभी कुछ दिन पहले पब्लिश हुई है, मेरी फर्स्ट बुक जो मैंने आपको दिखाई, ये काव्यांजलि, ये अगर जो आप गूगल पे से मतलब सर्च करोगे प्रवीण काव्यांजलि बाय प्रवीण कुमार पांडे, तो आपको काफ़ी सारी लिंक्स आ जाएंगी। और फ्लिपकार्ट की लिंक आई थिंक सबसे ऊपर आती है, पर उसमें कोई रिव्यू नहीं है। पर अगर जो आप अमेज़ॉन के रिव्यू चेक करोगे इसकी, और गूगल प्ले स्टोर में इसकी रिव्यू रेटिंग चेक करोगे, इसका रिव्यूज़ चेक करोगे, तो अभी तक इस बुक को 5 स्टार रेटिंग मिले हुए हैं। इस बुक को पब्लिश हुए ऑलमोस्ट 3.5 साल हो चुके हैं, और अभी तक इसको 5 स्टार रेटिंग इसकी बनी हुई है अमेज़ॉन और गूगल प्ले स्टोर पे। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि एकदम परफेक्ट बुक है, इसमें बहुत सारी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हैं। तो 2018 में मेरी जितनी भी मैच्योरिटी थी, जितना भी मेरे को लैंग्वेज का नॉलेज था, लिटरेचर का नॉलेज था, उस हिसाब से मैंने ये बुक लिखी थी। और इसमें 13 इंग्लिश लैंग्वेज की पोएम्स हैं डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर। फिर उसके बाद 13 हिंदी लैंग्वेज की पोएम्स हैं अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर, लव, लाइफ, रिलेशनशिप, पॉलिटिक्स, रिलीजन, जितने भी आप टॉपिक सोच सकते हो, जो भी मुझे जहाँ जहाँ मैं लिख सकता था मैंने लिखने की कोशिश की है। और इस बुक के लास्ट में फिर 50 शायरी हैं। शायरी आप सबको मालूम है, तो सुनने में बड़ा मज़ा आता है शायरी सुनने में। तो 50 शायरी हैं, और ये बुक मेरी 2018 में पब्लिश हुई थी। और अभी कुछ ही दिन पहले मेरी ये सेकंड बुक पब्लिश हुई है लफ्ज़नामा। इसका नाम है काव्यांजलि 2.0, इसी का कंटिन्यूइंग सीरीज़ है। और इस बुक में आप समझ लीजिए 10 गज़लें हैं, या तो गज़लें या तो कविता। मतलब आपको किसी जगह कविता है होगी तो वहाँ पे गज़ल नहीं होगी, किसी जगह गज़ल है तो वहाँ कविता नहीं होगी।
तो मतलब 10 कुल मिला के या तो गज़ल हैं या तो कविता हैं, और 20 शायरियाँ हैं। तो समझ लीजिए 30 टॉपिक्स आपको उसको पढ़ने मिल सकते हैं, क्योंकि हर गज़ल, हर कविता, हर शायरी अलग-अलग टॉपिक के ऊपर है। और अभी ये बुक एक्चुअली अमेज़न पे लिस्टिंग इसकी हो चुकी है, पर अभी वहाँ पे कोई परचेज़ नहीं कर सकता है। इस वीक के एंड में, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ आज 18 नवंबर को 2021 को, तो शायद इस वीक के एंड में ये बुक अवेलेबल हो जाए, लाइव हो जाए। या फिर आप इसको अगर जो सर्च करना भी चाहोगे तो सर्च कर सकते हो, आपको bookscamer.com में ये बुक मिल जाएगी। और मतलब इस वीक के एंड में या तो ये बुक अमेज़न, फ्लिपकार्ट या गूगल प्ले स्टोर पे लाइव हो जाएगी, या फिर नेक्स्ट वीक के एंड तक तो हो ही जाएगी ये बुक, लाइव ऑनलाइन हो जाएगी। तो आप इसको वहाँ से भी परचेज़ कर सकते हो, जो भी मैंने ऑनलाइन वेबसाइट्स बताई हैं। अब ये बुक मतलब अभी कुछ ही दिन पहले पब्लिश हुई है, 1-2 हफ्ते पहले ही पब्लिश हुई है। तो अब मैं मतलब जब से ये बुक पब्लिश हुई है उसके बाद से मैं प्रमोशन में लग गया, और कई जगह मैंने बैनर्स लगवाए हैं। हालाँकि अभी कुछ जगहों पे लगवाया है, कुछ जगहों पे लगवाना बाकी है, कुछ जगहों पे प्रमोशन किया है इस बुक का, कुछ जगहों पे, बहुत सारी जगहों पे करना बाकी है। पर जब से मैंने इसका प्रमोशन स्टार्ट किया 1-2 हफ्ते से, तो इस बुक की एक कविता है, वो लास्ट सेकंड कविता है, जो कि काफ़ी फेमस हो गई है इन 1-2 हफ्तों में ही। हालाँकि जब मैं वो कविता लिख रहा था तो मुझे कहीं न कहीं थोड़ा बहुत अंदाज़ा ज़रूर था कि ये कविता शायद हिट हो सकती है, पर इतनी तेज़ी से इतना ज़्यादा हिट हो जाएगी, इतने ज़्यादा लोग इसको पसंद करने लग जाएँगे, मुझे नहीं मालूम था। तो एक्चुअली मैं इस वीडियो में आपको वही एक कविता सुनाऊँगा, और कविता सुनाने से पहले मैं आपको एक हिदायत ज़रूर देना चाहूँगा। कृपया संयम से काम रखें, सबकी अपनी सोच होती है, सभी की सोच का सम्मान करें, अनटिल अनलेस वो बहुत ज़्यादा इंस्टिगेटिंग टाइप की ना हो, वायलेट किसी चीज़ को ना करे, किसी चीज़ को टारगेट ना करे। तो प्लीज़ संयम के साथ सुनिएगा। और एक चीज़ और बोलना चाहूँगा, ये कविता उन्हीं को समझ में आएगी जो अपने यहाँ से सोचते हैं या फिर यहाँ से सोचते हैं। जो अपने दोनों घुटनों से सोचते हैं ना, उनको ये कविता बिल्कुल नहीं समझ में आएगी। तो बहुत बोल दिया, अब मैं आपको कविता सुनाता हूँ। कविता कुछ ऐसी है। मस्जिद गिराई तो मंदिर खड़ी कहाँ है, मस्जिद गिराई तो मंदिर खड़ी कहाँ है, कत्ल हुआ खुदा का तो जिंदा राम कहाँ है, थे वो भी नियति के मारे, वो मतलब राम और अल्लाह, थे वो भी नियति के मारे, आए और चले गए, इन सब के बीच बता इंसान आखिर तेरा वजूद कहाँ है। तो ये 4 लाइन की, ये शुरू की 4 लाइन है, बाकी की लाइन आपको मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड बता के सुनाता हूँ। तो जैसा कि आपको मालूम मालूम है कि राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद का मुद्दा काफ़ी सालों तक चला, और अभी पिछले साल या शायद 2019 में, जो मुझे एग्जैक्टली नहीं याद है, शायद 2020 में ही कोविड के पहले सुप्रीम कोर्ट का इस पे वर्डिक्ट आया था, डिसीजन आया था, और अब ये चीज़ें सॉर्ट आउट हो चुकी हैं। अब राम जन्मभूमि भी बनेगी और बाबरी मस्जिद भी बनेगी, पर मतलब काफ़ी सालों तक ये मुद्दा चला, और अब चीज़ें सॉर्ट आउट हो चुकी हैं। पर जो एक राम की क्वालिटीज़, पैगंबर मोहम्मद की क्वालिटीज़, पॉजिटिव क्वालिटीज़, गुड क्वालिटीज़ की बात कर रहा हूँ, बाकी गलती निकालने वाले तो भगवान में भी गलती निकाल लेते हैं। तो जो एक राम की पॉजिटिव क्वालिटीज़, गुड क्वालिटीज़, पैगंबर मोहम्मद की जो एक पॉजिटिव क्वालिटीज़, गुड क्वालिटीज़ लोगों के अंदर होनी चाहिए, जो उनके बिहेवियर में होना चाहिए, और जो मस्जिद और मंदिर लोगों के अंदर में होना चाहिए, वो कहीं पे भी नहीं है, कहीं पे भी नहीं है। आप एक ऐसा इंसान ढूंढ के दिखा दीजिए जो पैगंबर मोहम्मद की बराबरी कर सके। आप एक ऐसा इंसान ढूंढ के दिखा दीजिए जो राम की बराबरी कर सके, जो ये बोलता हो कि उसके अंदर राम की सारी क्वालिटीज़ हैं। राम के नाम पे आप नारे लगा सकते हैं, तलवारें उठा सकते हैं,
पर राम की 1% क्वालिटी आपके अंदर नहीं है, किसी के अंदर नहीं है। पैगंबर के नाम पर आप बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ किया भी गया है, पर इनकी 1% क्वालिटी किसी के अंदर नहीं है। अगर होती तो खुद पैगंबर बन जाते। ऐसे ही राम की जो क्वालिटीज़ लोगों के अंदर होती तो खुद राम बन जाते, खुद राम बन जाते, खुद पैगंबर बन जाते, पर किसी के अंदर नहीं है। तो मस्जिद गिराई तो मंदिर खड़ी कहाँ है, कत्ल हुआ खुदा का तो जिंदा राम कहाँ है। थे वो भी नियति के मारे। मैं आपको थोड़ा सा और इसको एक्सप्लेन करता हूँ पहले 2 लाइन को। और अगर जो मंदिर मस्जिद हमारे अंदर हो तो हमें दीवारों की ज़रूरत ही नहीं, हमें मंदिर मस्जिद की ज़रूरत ही नहीं, हमें मंदिर मस्जिद के नाम पे लड़ने की ज़रूरत ही नहीं। अगर जो मंदिर हमारे दिल में हो, हमारे अंदर हो, तो हमको तो पत्थर की दीवारों के लिए लड़ने की ज़रूरत ही नहीं। पर हमारे अंदर है ही नहीं वो चीज़, किसी के अंदर नहीं है। बहुत ही इक्का दुक्का 1-2% लोग ही होते हैं जो इंटेलेक्चुअल माइंड के होते हैं, जो फ्री माइंड के होते हैं, वही इन सब चीज़ों से ऊपर उठ पाते हैं। नहीं तो बाकी लोग तो ज़िंदगी भर ये हिंदू मुसलमान करते रहते हैं, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई क्रिश्चियन यही सब करते रह जाते हैं। तो किसी के अंदर न राम की क्वालिटीज़ हैं, न पैगंबर मोहम्मद की क्वालिटीज़ हैं, न किसी के अंदर मंदिर है, न किसी के अंदर मस्जिद है। होती तो इतना विवाद ही नहीं होता। तो मस्जिद गिराई तो मंदिर खड़ी कहाँ है, कत्ल हुआ खुदा का तो जिंदा राम कहाँ है। थे वो भी नियति के मारे, राम और अल्लाह वो भी ये नियति के मारे थे, डेस्टिनी के ही मारे थे। आपको मालूम है जो कोई भी इंसान इस दुनिया में आया है तो उसको जाना ज़रूर है। कोई भी चीज़ इस ज़मीन पर क्रिएट हुई है तो उसका अंत ज़रूर है। थे वो भी नियति के मारे, राम और अल्लाह, वो भी आए, वो भी चले गए। थे वो भी नियति के मारे, आए और चले गए। इन सब के बीच बता इंसान आखिर तेरा वजूद कहाँ है। तो जो लोग भगवान के नाम पर लड़ाइयाँ लड़ते हैं, कत्लेआम करते हैं, इतने दंगे भड़कते हैं, वो इंसान अपना खुद का वजूद खो चुका है। उसको नहीं मालूम कि वो इस दुनिया में आया है तो क्या करने आया है, उसे क्यों भेजा गया है। वो ज़िंदगी भर भाई यही हिंदू मुसलमान जात पात की लड़ाई ही करते रह जाता है। तो मस्जिद गिराई तो मंदिर खड़ी कहाँ है, कत्ल हुआ खुदा का तो जिंदा राम कहाँ है। थे वो भी नियति के मारे, आए और चले गए। इन सब के बीच बता इंसान आखिर तेरा वजूद कहाँ है। अब मैं इसकी आगे की लाइन्स बताता हूँ आपको 2 मिनट। था सिकंदर भी बड़ा ताकतवर, मगर बताओ अब उसका निशान कहाँ है। सिकंदर, अलेक्जेंडर द ग्रेट। एक समय था हिस्ट्री का जब उसने आधी दुनिया पे कब्जा कर लिया था, पर उसका निशान कहीं पे भी नहीं है। वो कहीं पे भी नहीं है। हड्डियाँ बची होंगी कहीं पे, अगर जो किसी ने बचा के रखी होंगी तो। इस लाइन का मतलब क्या था, सिकंदर भी बड़ा ताकतवर, मगर बताओ उसका निशान कहाँ है। मैं इससे पोयम का ऑथर हूँ, तो जो मैंने सोच के लिखा है मैं उसको थिंकिंग आपके सामने रखता हूँ। इस लाइन को लिखने की सोच ये है कि आप कितने भी बड़े इंसान क्यों ना हो, कितने भी बड़े तुर्राम खां क्यों ना हो, खुद भगवान ही क्यों ना हो, जैसे कोई है नहीं, पर खुद भगवान ही क्यों ना हो, सबको यहीं पे दफन हो जाना है, सबको इसी मिट्टी में मिल जाना है। सिकंदर, अलेक्जेंडर, जिसने एक समय आधी दुनिया पे कब्जा कर लिया था, उसको भी यहाँ से जाना पड़ा। था सिकंदर भी बड़ा ताकतवर,
आप कहीं के भी प्रेसिडेंट हो, ओबामा हो, उसामा हो, चीफ मिनिस्टर हो, प्राइम मिनिस्टर हो, टाटा, बिरला, अंबानी, अडानी, एलन मस्क, कोई भी हो आप, सब यहीं धरा का धरा रह जाएगा। एक दिन सबको निपटना है। कोई अजर अमर नहीं है, कोई ब्रह्मा नहीं है। था सिकंदर भी बड़ा ताकतवर, मगर बताओ अब उसका निशान कहाँ है। मस्जिद गिराई तो मंदिर खड़ी कहाँ है, कत्ल हुआ खुदा का तो जिंदा राम कहाँ है। थे वो भी नियति के मारे, आए और चले गए, इन सब के बीच बता इंसान आखिर तेरा वजूद कहाँ है। था सिकंदर भी बड़ा ताकतवर, मगर बताओ अब उसका निशान कहाँ है। बांटने वालों ने हमें बड़ी चालबाजी से बांटा है, वरना मेरे और तुम्हारे लहू में फ़र्क कहाँ है। जैसा कि आपको मालूम है, ब्रिटिशर्स, अंग्रेज हिंदुस्तान पर 400 सालों तक राज किया उन्होंने। 1947 में जब वो भारत को आज़ाद करके गए तो इतनी बुरी तरीके से उन्होंने हमें डिवाइड किया, इतनी बुरी तरीके से हमें धर्म के नाम पे बांट दिया कि हम आज भी हिंदू मुसलमान कर रहे हैं ना, और ज़िंदगी भर करते रहेंगे। ना हमें गांधी बदल पाए, ना हमें जिन्ना बदल पाए, ना हमें कलाम बदल पाए, ना हमें मोदी जी बदल पाए। बात को समझिएगा थोड़ा सा। बांटने वालों ने हमें बड़ी चालबाजी से बांटा है। ब्रिटिशर्स बड़े तेज तर्रार दिमाग के थे। 400 सालों तक ऐसी फूट डाल के रखे कि हम समझ ही नहीं पाए कभी उनको, और जब तक समझे तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सोने की चिड़िया खोखली चिड़िया बन चुकी थी। हिंदुस्तान एक टाइम पे सोने की चिड़िया हुआ करता था, और जब अंग्रेज यहाँ का सब कुछ लूट लाट के गए तो जाते समय भी ऐसा हमें बांट के गए कि आज तक हम हिंदू मुसलमान की लड़ाई लड़ रहे हैं। आज भी हम हिंदुस्तान पाकिस्तान कर रहे हैं, हिंदुस्तान अफगानिस्तान कर रहे हैं, हिंदुस्तान नेपाल कर रहे हैं, हिंदुस्तान बांग्लादेश कर रहे हैं, हिंदुस्तान तिब्बत कर रहे हैं, कश्मीर। हमको इतनी बुरी तरीके से इतना दिमाग लगा के बांटा गया है कि अभी भी हम एक नहीं हो पाए हैं। बांटने वालों ने हमें बड़ी चालबाजी से बांटा है, अंग्रेजों ने बांटा है, वरना मेरी और तुम्हारे लहू में फ़र्क कहाँ है। मैं एज ए हिंदू, और 2 मिनट के लिए आप एज्यूम कर लो आप मुसलमान, तो मैं एज ए हिंदू, आप एज ए मुसलमान, पर हमारे लहू में फ़र्क कहाँ है। जो हमारे अंदर रगों में जो खून दौड़ रहा है उसका रंग तो लाल है, वो तो सेम है। तो बांटने वालों ने हमें बड़ी चालबाजी से बांटा है, वरना मेरे और तुम्हारे लहू में फ़र्क कहाँ है। चलो आओ कुछ रोज़ तो रह ले एक साथ में, चलो आओ कुछ रोज़ तो रह ले एक साथ में, फिर किसे पता कि ना जाने कौन कहाँ है। तो आपको जैसा कि मालूम है कि जो कि ह्यूमन लाइफ, जो अभी करंट एवरेज ह्यूमन लाइफ है वो 60, 70 या 75 साल से ज़्यादा की नहीं है। हालांकि जो जीने वाले होते हैं वो 80, 90 साल तक भी जी जाते हैं, वो 80, 90 साल तक भी अपनी ज़िंदगी जी कर जाते हैं। पर जो अभी करंट एवरेज ह्यूमन लाइफ है वो 60, 70 या 75 से ज़्यादा नहीं है, 60, 70, 75 से ज़्यादा नहीं है। तो अगर जो हमारे पास लिमिटेड टाइम ही है, लिमिटेड ईयर्स ही हैं रहने के लिए, तो क्यों ना थोड़ा साथ में रह लिया जाए।
क्यों जात पात की लड़ाई क्यों की जाए, क्यों धर्म की लड़ाई की जाए, क्यों मतलब बहुत ज़्यादा ताकतवर या अमीर बनने के चक्कर में एक मतभेद किया जाए। तो चलो आओ कुछ रोज रोज रह लें एक साथ में, जितने भी दिन जिंदा रहने वाले हैं चलो साथ में रह लें, खुशहाल तरीके से रह लें। चलो आओ कुछ रोज तो रह लें एक दरीचे में, एक साथ रह लें, फिर किसे पता कि ना जाने कौन कहाँ है। मरने के बाद किसी को नहीं मालूम कि कौन कहाँ जाने वाला है। साइंटिस्ट भी इस बात को पुख्ता प्रमाण, इसका एक परफेक्ट प्रूफ नहीं दे सकते हैं कि मरने के बाद आदमी, शरीर तो मिल ही जाता है पर उसकी आत्मा कहाँ जाती है किसी को नहीं मालूम है। आत्मा नाम की कोई चीज़ होती भी कि नहीं होती है किसी को नहीं मालूम है। जन्नत जहन्नम नाम की कोई चीज़ होती भी है कि नहीं होती किसी को नहीं मालूम। हेल एंड हेवन नाम की कोई चीज़ होती भी है कि नहीं होती किसी को नहीं मालूम। तो जब तक जिंदा हैं 60-70 साल चलो साथ में रह लें, कुछ ऐसा कर जाएं कि आने वाली जनरेशन हमें याद रखे, पॉजिटिव चीज़ों के लिए याद रखे, खुद भी पॉजिटिव तरीके से रह सके। तो चलो आओ कुछ रोज तो रह लें एक दरीचे में, एक साथ रह लें, फिर किसे पता कि ना जाने कौन का है। मरने के बाद नहीं मालूम आप कहाँ जाने वाले हो। अगर तो जन्नत नाम की कोई जगह है तो क्या पता मिलेगी कि नहीं मिलेगी। जहन्नम नाम की कोई जगह है या नहीं है तो पता नहीं मिलेगी कि नहीं मिलेगी, और पता नहीं है एक्चुअली में है भी कि नहीं है। तो चलो आओ कुछ रोज तो रह ले एक साथ में, फिर किसे पता कि ना जाने कौन कहाँ है। मस्जिद गिराई तो मंदिर खड़ी कहाँ है, कत्ल हुआ खुदा का तो जिंदा राम कहाँ है। तो ये एक पूरी पोयम थी जो मेरी सेकंड बुक पब्लिश हुई है लफ्ज़नामा, भी कुछ दिन पहले। ये नेक्स्ट वीक से मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि लाइव हो जाएगी अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, गूगल प्ले स्टोर पे। तो आप इस बुक को ज़रूर ख़रीदें। चाहें तो आप मेरी फर्स्ट बुक को भी खरीद सकते हैं अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट और गूगल प्ले स्टोर से। और कोशिश करिए कि इस बुक को तो अभी तक 5 स्टार रेटिंग मिली हुई है, और उस रेटिंग को बरकरार रखिएगा। और जैसे ही बुक लाइव होती है ऑनलाइन तो कोशिश करें कि आप 5 स्टार रेटिंग दें, क्योंकि अभी आपको मैंने एक कविता सुनाई, ऑलमोस्ट 15 मिनट लग गए आपको ये कविता सुनाने में, ठीक है। अब सोचिए मुझे कितना टाइम लगा होगा इस कविता को लिखने में। मेरी फर्स्ट बुक 2018 में पब्लिश हुई थी, 2018 में पब्लिश हुई थी। उसको मैं थोड़ा सा इमेच्योरिटी वाला बुक मानता हूँ, क्योंकि उस टाइम में उतना परिपक्व नहीं हुआ था, इतना मैच्योर नहीं हुआ था। तो कहीं ना कहीं आप जब बुक पढ़ोगे तो आप कहीं ना कहीं इमेच्योरिटी ऑफ थॉट्स दिखेगा आपको। पर फिर भी अभी तक इसको 5 स्टार रेटिंग बनी हुई है इसकी। ये बुक तो 2018 में पब्लिश हुई थी। उसके बाद ये बुक आई 3.5 साल के बाद, आज 2021 में कुछ दिन पहले बुक पब्लिश हुई है। एजुकेशन पब्लिशिंग ने इसको पब्लिश किया है। ऑलमोस्ट 3.5 साल के बाद ये बुक आई, और इन 3.5 सालों में मैंने जॉब भी किया, MBA भी किया, अपने होम सिटी सतना को छोड़ के हैदराबाद गया, और ये बुक भी लिखी। तो 3.5 साल कई रातें बिना सोए गुजारी हैं, बहुत मेहनत की है। तो प्लीज़ ये बुक जैसी लाइव होती है, आपको कुछ चाहिए तो आप डायरेक्टली मेरे से परचेज़ कर सकते हैं। प्रवीण पांडे 930121 pkp@gmail.com, ये मेरा ईमेल एड्रेस है। अगर जो आप डायरेक्टली मेरे को कांटेक्ट करोगे तो आपको बहुत कम प्राइस पे बुक मिल जाएंगी, चाहे वो प्रिंट हो, हार्ड कॉपी हो, या फिर PDF हो, दोनों बुक्स की। पर अगर जो आप ये अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट या गूगल प्ले स्टोर से खरीदोगे तो वो थर्ड पार्टी है, आपको उस हिसाब से प्राइस पे करने पड़ेंगे। डायरेक्टली मेरे से लोगे तो आपको सस्ते में दूंगा। तो जैसे ही मेरी सेकंड बुक लाइव होती है प्लीज़ इसको अच्छी रेटिंग दीजिएगा। एज ए ऑथर मैं सिर्फ आपसे रिक्वेस्ट कर सकता हूँ
अब मैं किसी गैंगस्टर तरह बाहुबली तो हूँ नहीं कि आपको फोर्सफुली आपके मतलब सर पे बंदूक रखूँ और आपको बोलूँ कि नहीं 5 स्टार रेटिंग की दो। तो जो भी अभी तक 5 स्टार रेटिंग मिली हुई है वो जेन्युइन पर्सन्स हैं, जेन्युइन यूज़र्स हैं, जेन्युइन रीडर्स हैं। तो मैं चाहता हूँ उस चीज़ को बरकरार रखी जाए। बहुत मेहनत की है, जैसा कि मैंने आपको बताया जॉब के साथ में एमबीए करना है, एमबीए के साथ में फिर अपनी अपनी होम सिटी को, अपने कंफर्ट जोन को छोड़ के दूसरी सिटी जाना एक नया चैलेंज होता है अपने आप में। और फिर एक बुक भी लिखना। तो मेहनत तो बहुत की है, कई रातें बिना सोई गुजारी हैं। प्लीज़ इस बुक को अपना प्यार दीजिएगा। और आने वाली वीडियोस में मैं आपको, जैसे मैंने तो भी अपनी ये सेकंड बुक की एक कविता सुनाई, एक पोएम सुनाई। आने वाले नेक्स्ट वीडियोस में अभी तो मैंने प्लान किया है कि मैं यूट्यूब वीडियो सब अपलोड करूँगा। चैनल तो काफ़ी दिनों से बना हुआ पर कोई वीडियो मैंने अभी तक डाली नहीं थी। तो आने वाले दिनों में आपको इस बुक की कुछ शायरियाँ सुनाऊँगा, कुछ कविताएँ सुनाऊँगा जो लोगों ने सराही, जो लोगों को पसंद आई। तो वो कुछ पोएम्स आपको सुनाऊँगा। तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।